प्रिय छात्रों, आज की इस ऑनलाइन क्लास जो विद्या भारती द्वारा संचालित है उसमें आप सबका स्वागत है। और मैं सुनील कुमार, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से आज हम कल वाले जो चैप्टर हमने पढ़ा था त्रिभुजों को समझना, उससे आगे के बारे में चलेंगे। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता से पहले हम एक इसमें शब्द आया सर्वांग क्षमता। सर्वांग क्षमता क्या होती है? सर्वांग क्षमता को समझाने के लिए मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ। ये दो कागज़ हैं हमारे पास, ये दोनों एक ही आकृति के हैं। और यदि मैं इस कागज़ के ऊपर ये कागज़ रखता हूँ तो हमें पिछले वाला कागज़ आगे वाले कागज़ के होने के कारण नहीं दिखाई दे रहा है। और यदि हम पिछले वाला कागज़ आगे रख देते हैं तो फिर जो हमारे पास आगे कागज़ था पहले, अब पीछे हो गया, वो कागज़ नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार से एक उदाहरण ये है, मान लिया ये हमारे हाथ हैं। हाथों को यदि हम एक दूसरे के इस प्रकार से मिलाकर रख देते हैं तो जब हम इस हाथ को सामने से आप देख रहे हैं, कैमरे के द्वारा देख रहे हैं, तो सामने से ये हाथ, पीछे वाला हाथ आपको नहीं दिखाई देगा। और यदि हम इसे घुमा देते हैं तो फिर ये वाला दूसरा हाथ नहीं दिखाई देगा। तो इस चीज़ को क्या, ऐसी आकृतियां जो एक दूसरे को पूरा ढक लेती हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रतिस्थापित करने पर एक दूसरे को पूरा ढक लेती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम सर्वांग क्षमता कहते हैं। सर्वांग क्षमता का गुण होता है ये सर्वांग क्षमता। जब कोई दो आकृतियां एक दूसरे को ऊपर नीचे रखने पर पूर्णतया ढक लेती हैं तो वे क्या कहलाती है? सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। अब सर्वांगसम आकृतियों में हम सबसे पहले रेखाखंड पर विचार करेंगे। रेखाखंड कब सर्वांगसम होगा? भाई रेखाखंड ये है, एक रेखाखंड ये है, ये दोनों रेखाखंड कब सर्वांगसम हो जाते हैं? जब उनकी लंबाई, दोनों की लंबाई बराबर हो। यदि ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, इसका नाम ए बी है और इसका नाम पी क्यू है, तो ये दोनों रेखाखंड सर्वांगसम होंगे क्योंकि इसकी लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है। और ये एक दूसरे को ऊपर प्रतिस्थापित करने पर ये एक दूसरे को पूरा ढक लेते हैं। इसे क्या कहेंगे? तो ये रेखाखंडों की सर्वांगसमता कहलाती है। तो कोई दो रेखाखंड कब सर्वांगसम होते हैं? जब उनकी लंबाई बराबर होती है तो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं। इसी प्रकार से कोई दो कोणों की सर्वांगसमता, कोणों की सर्वांग क्षमता। तो कोणों की सर्वांग क्षमता देखें हम, एक कोण हमने ये बनाया, दूसरा कोण हमने इसी माप का और बनाया। यदि ये हमने 30 अंश का लिया है और दूसरा कोण भी 30 अंश का लिया है, तो जब कोणों की माप बराबर होंगी तो ये एक दूसरे को ऊपर नीचे रखने पर या आमने सामने रखने पर प्रतिस्थापित, इनको कटिंग काट के यदि हम एक दूसरे को ऊपर रखते हैं तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, ढक लेंगे। तो इस प्रकार कोण क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। तो सर्वांग क्षमता क्या होगी? कोणों की सर्वांग क्षमता कब होगी? जब कोणों का मान बराबर हो तो कोण क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। अब इसी से आगे बढ़ते हैं, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। तो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता से क्या मतलब है? दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे? एक त्रिभुज आपने बनाया ये, और एक त्रिभुज ये बनाया। मान लिया हमने इसमें कोण लिया 70 अंश, ये भी 70 अंश है, ये 30 अंश है, ये 30 अंश है और ये 80 अंश है। इस प्रकार से हैं। इस
त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हैं, लेकिन ये सर्वांगसम नहीं होंगे। त्रिभुजों की जो सर्वांगक्षमता है वो कोणों पर डिपेंड नहीं है कि अगर एक त्रिभुज के तीन कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर होंगे तो वो सर्वांगसम नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि वो सर्वांगसम होगा, हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सर्वांगसम होगा। तो त्रिभुज की सर्वांगक्षमता दो बातों पर निर्भर है। क्या? एक तो त्रिभुजों की भुजाएं, एक त्रिभुज इसी प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं हम। एक त्रिभुज ये हुआ के ये ए बी सी पी क्यू आर ये है। इस त्रिभुज ए बी सी में और पी क्यू आर में ए बी बराबर पी क्यू हो, ए बी बराबर पी क्यू हो और ए सी बराबर पी आर हो और बी सी बराबर क्यू आर हो। उस स्थिति में त्रिभुज क्या कहलाएगा? सर्वांगसम कहलाएगा। कब? जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, संगत भुजाओं के बराबर हो, तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? वह त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएंगे। वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएंगे। और सर्वांगसमता दिखाने के लिए हम एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से एक चिन्ह बनता है, सर्वांगसमता का चिन्ह होता है। काय का चिन्ह होता है? सर्वांगसमता। सर्वांगसमता सूचक चिन्ह होता है, इसके द्वारा दिखाते हैं। और त्रिभुजों को त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम, त्रिभुज पी क्यू आर, इस प्रकार से ये त्रिभुजों की सर्वांगसमता को दर्शा रहा है। इससे कई बातें स्पष्ट हैं। इससे हमें भुजाएं देखो ए बी सी, यहाँ ए बी सी लिखा और यहाँ पी क्यू आर लिखा है, इसके क्रम पे भी ध्यान रखना है। ए बी सी का मतलब यहाँ से स्पष्ट हो रहा है ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, बी सी भुजा क्यू आर के बराबर है, पी ए सी भुजा पी आर के बराबर है। और उसी क्रम में कोण भी बराबर होंगे। कोण ए कौन सा? ये कोण पी के बराबर होगा, कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, कोण क्यू या ए बी दोनों आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार कोण आर कोण सी के बराबर होगा। तो यदि हमें एक दो त्रिभुज सर्वांगसम है और उसमें एक के कोण नहीं दे रखे हैं, दूसरे त्रिभुज के कोण नहीं दे रखे, तो उसके तीनों कोणों का मान हम बता सकते हैं इसके लिखने के आधार पर। अगर हमने ये लिख दिया गलती से बी सी ए सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, तो ये गलत हो जाएगा। जो हमारे पास माप दे रखी है उसके आधार पर ये लिखना हमारा गलत हो जाएगा। हमें उसी क्रम में लिखना है जिस क्रम में हमें मापें दे रखी हैं। उसी संगत भुजाएं, जो संगत हिस्से हैं हमारे पास, संगत कोण है या संगत भुजाएं हैं, वे उसी क्रम में हमारे पास होने चाहिए और उसी क्रम में यहाँ पर लिखे होने चाहिए। ये हमारे लिए गलत होगा, ये हमारे लिए सही होगा लिखना। तो इस प्रकार से सर्वांगसम त्रिभुजों को लिखने में भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और जब लिखते हैं और उससे हमें और कोई मापें निकालनी होती है, उन माप को निकालने के लिए भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब त्रिभुजों की सर्वांगसमता की कुछ प्रमेय हैं, कुछ तथ्य हैं कि हम दो त्रिभुज कब कब सर्वांगसम हो सकते हैं। दो त्रिभुज कब कब सर्वांगसम हो सकते हैं? तो सबसे पहले जो प्रतिबंध है, प्रतिबंध कहते हैं इन्हें, सबसे पहले जो प्रतिबंध आता है वो आता है एस एस एस। इसे कहते हैं भू भू भू। अब यहाँ एस 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 इंग्लिश में लिखा और इसमें हिंदी में भू भू भू। तो इसका मतलब यह है यदि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी सी डी ई एफ, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, केवल इतनी प्रतिबंध के अनुसार कि इसकी ये भुजाएं ए बी बराबर है डी ई के, बी सी बराबर है ई एफ के और एफ ए सी बराबर है डी एफ के।
तो उस स्थिति में हम अगर केवल तीनों भुजाओं को ही देखते हैं, तीनों भुजाएं बराबर होने पर, दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं संगत भुजाएं बराबर होने पर वे दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम कहलाते हैं। और इस प्रतिबंध को SSS या भुजा 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 प्रतिबंध कहते हैं। भुजा 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 सर्वांगसमता प्रतिबंध कहते हैं। ये लिखना जरूरी है इसमें, सर्वांगसमता प्रतिबंध कहते हैं। तो इससे हमारे से स्पष्ट हो गया होगा। यदि इसमें जो हमारे सवाल बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, वो ये बनते हैं कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दी, दूसरे त्रिभुज की हमारे पास ये दे दिया कि ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, तो हमें इस दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें बतानी है, तो उसे हम बता सकते हैं। मान लिया ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगी, ये 7 है तो ये भी 7 होगी, और ये 6 है तो ये भी 6 होगी। तो इससे हम इसकी तीनों भुजाएं बता सकते हैं। कौन से प्रतिबंध से? भुजा 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 सर्वांगसमता प्रतिबंध। ये पहला प्रतिबंध हुआ, भुजा 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 सर्वांगसमता प्रतिबंध। दूसरा प्रतिबंध आता है हमारा भू को भू, भू को भू, SAS सर्वांगसमता। SAS सर्वांगसमता क्या है भाई? यदि दो त्रिभुजों में एक कोण और जिस ये है भू को भू में ए भुजा दे रखी है हमारे पास, और ये दूसरी भुजा बराबर दे रखी है, और ये कोण, इनके बीच का कोण, दो भुजाओं के बीच का कोण और दो भुजाएं दो त्रिभुजों की बराबर दी हुई हैं। तो उस स्थिति में भू को भू या SAS सर्वांगसमता होगी। क्या? भू को भू और SAS सर्वांगसमता। इसमें क्या है? त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में BC बराबर QR दिया है, AC बराबर PR दिया है, और कोण C बराबर कोण RK दिया है। तो यहाँ पर यह संतुष्ट करता है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज ABC, लिखने का क्रम ध्यान रखना, त्रिभुज ABC सर्वांगसमता त्रिभुज PQR। नाम यहाँ से जैसे मैंने बताया पीछे कि उसी से स्पष्ट होना चाहिए। AB बराबर PQ, BC बराबर QR और कोण C बराबर कोण R। इसी प्रकार से हमें यहाँ से स्पष्ट हो रहा है। तो इसमें भी हम इसी प्रकार के सवाल कर सकते हैं। कभी किसी को त्रिभुज के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम दे दे, दो भुजाएं बराबर होंगी और एक कोण बराबर होगा, तो उससे हम अन्य भुजाएं और अन्य कोण निकाल सकते हैं। तो ये कौन सा प्रतिबंध हुआ हमारा? भू को भू सर्वांगसमता, ये दूसरा प्रतिबंध हुआ। इसी तरह से हम तीसरे प्रतिबंध पे आते हैं, को भू को। कोण भुजा कोण, इसे कहते हैं ASA सर्वांगसमता। कोण भुजा कोण सर्वांगसमता। हमने एक त्रिभुज बनाया, ये दो त्रिभुज बनाए हमने ABC PQR, और इसमें दिया हुआ है कि एक भुजा BC भुजा QR के बराबर है। एक त्रिभुज की एक भुजा BC दूसरे त्रिभुज के QR के बराबर है, और इस भुजा पर बने कोण, इस भुजा पर बने कोण, कोण B बराबर है कोण Q के, और कोण C बराबर है कोण
आर के, तो उस स्थिति में इस प्रतिबंध को हम कहते हैं कोण भुजा कोण, या ए सर्वांग क्षमता। ए से सर्वांग क्षमता से स्पष्ट हो रहा है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे। क्या ये कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की, दो त्रिभुजों के दो कोण, एक भुजा और उस पर बने दो कोण बराबर हैं, तो वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ये प्रतिबंध ये कहता है। और फिर उसी प्रकार से हम दोनों की सर्वांग क्षमता लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। तो इस प्रतिबंध को क्या कहेंगे हम, कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता प्रतिबंध कहते हैं। इसके बाद चौथा प्रतिबंध आएगा हमारे पास। देखो, एक वास्तव में कोको भू भी होता है, ओरली बताता हूं मैं मौखिक रूप से, कोको भू। क्योंकि जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण स्वतः ही, जब दो त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर हो जाता है। तो उसी कारण से हम एक जो चौथा प्रतिबंध है कोको भू भी कह सकते हैं। को भू, दो लगातार कोण बराबर हैं और एक भुजा बराबर है, तो उसमें भी त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। क्यों? क्योंकि किसी दो त्रिभुजों के यदि दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण भी स्वतः बराबर होगा। तो इसलिए एक प्रतिबंध हमारे पास AAS भी हो सकता है। क्या हो सकता है? AAS भी हो सकता है। तो ये चौथा प्रतिबंध होता है सर्वांग क्षमता का। अब इसके बाद इसका उदाहरण भी बता देता हूं तुम्हें। ये है, इसको समझा सकते हैं हम। मान लिया हमारे पास ये कोण दे रखा है 50 अंश, 50 अंश, और ये दे रखा हमारे पास 45 अंश, 45 अंश, और ये भुजा बराबर दे रखी है LMN PQR। इसमें दो कोण और एक भुजा बराबर दे रखी है, कोको भू। तो हमारी जो पिछले वाली प्रतिबंध था क्या था, को भू को, जब ये दो कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश हो तो तीसरा कोण निकाल सकते हैं। इसमें भी दोनों कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण निकाल सकते हैं। तो ये तीसरा कोण भी आपस में बराबर निकलेगा, इसलिए इस प्रतिबंध को भी हम प्रयोग करते हैं। को भू प्रतिबंध का भी सर्वांग क्षमता के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब एक पांचवा और महत्वपूर्ण प्रतिबंध, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता प्रतिबंध। समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता प्रतिबंध। समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता प्रतिबंध क्या कहता है कि समकोण, जैसे कि यहाँ समकोण आया तो समकोण त्रिभुज होगा, ये तो पक्का ही है। तो यहाँ समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम सबसे पहले। इसको नाम देंगे ABCPQR। ये सब समकोण, समकोण का मतलब त्रिभुज, दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुजों में एक कोण समकोण दिया है। दूसरा कर्ण, कर्ण क्या होता है कल भी बताया, कल की क्लास में मैंने बताया था कर्ण किसे कहते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश का कोण बनाने, जहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है उसके सामने की जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण। ये कर्ण हो गया। ये केवल समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण, कि 90 अंश का कोण जहाँ बन रहा है उसके जो सामने वाली सम्मुख भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। और भुजा, तो जब किसी त्रिभुज में
समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में है तो समकोण का नाम आ गया, तो दोनों कोण एक एक कोण 90 अंश का तो दिया होगा दोनों त्रिभुजों में, और सामने वाली भुजा कर्ण बराबर दी हो, और एक भुजा कोई सी भी आधार या लंब, इसको कहते हैं हम आधार, और इस वाली भुजा को क्या कहेंगे हम, लंब, इनमें से कोई सी भी एक संगत भुजा बराबर दी हुई हो तो वह त्रिभुज भी सर्वांगसम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वह त्रिभुज भी सर्वांगसम कहलाते हैं। और उस प्रतिबंध को हम क्या कहते हैं? समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता प्रतिबंध, RHS, RHS, R से राइट एंगल, H से हाइपोटेनस, और भुजा से वो साइड से भुजा, तो इस प्रकार से RHS सर्वांगसमता प्रतिबंध कहते हैं। तो यहाँ हमने पांच सर्वांगसमता के प्रतिबंध बताए। सबसे पहला SSS सर्वांगसमता प्रतिबंध, SAS सर्वांगसमता प्रतिबंध, ASA सर्वांगसमता प्रतिबंध, और RHS सर्वांगसमता प्रतिबंध, बीच में एक बताया था AAS सर्वांगसमता प्रतिबंध। तो इस प्रकार से हमारे जो ये प्रतिबंध हैं, इनकी सहायता से हम त्रिभुजों के, दो सर्वांगसम त्रिभुजों के जो अज्ञात पार्ट हैं, भाग हैं, वो निकाल सकते हैं, भुजा निकाल सकते हैं, अज्ञात भुजाएं, अज्ञात कोण ज्ञात कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हम अपनी प्रश्नावली के बहुत से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और यदि उसके बाद भी कोई समस्या आती है तो हम फिर अगली क्लास में उन पर चर्चा करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही।